Hello friends, welcome to Geeky Bankers. So today we will discuss recalled questions dated 11th of January. ठीक है, अभी जो लास्ट एग्जाम हुआ था आईटी सिक्योरिटी का 11 जनवरी को, तो उसका हम लोग कुछ क्वेश्चंस मतलब यहाँ पे डिस्कस करेंगे. So before discussing these questions, I'll tell you that whatever we have covered our app, ठीक है, so that is more than sufficient. ठीक है, so in IT security course what we have covered module wise chapter wise video lectures. Okay, so module A, B, C and D all are covered, and then again there are around 25 video mock test, again video mock test. Okay, so 23 and plus 12, and then MCQ sets, there are around 150 MCQ sets are there. ठीक है, so these all are sufficient to pass IT security exam. ठीक है, कि यहाँ पर जो भी है, ठीक है, वीडियो आप देख लो, तो वीडियो मॉक टेस्ट है या चैप्टर वाइज आपका लेक्चर्स है या फिर MCQ मॉक टेस्ट्स हैं. ठीक है, तो ये सारे मिला करके जो है दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट टू पास द एग्ज़ाम. तो यदि आपने ये सब कवर किया है तो आईटी सिक्योरिटी का जब भी पेपर होता है तो हमारा अच्छा ही रिजल्ट रहता है, हमेशा अच्छा रिजल्ट रहता है. मुझे लगता है लगभग 100% एक्यूरेसी. अब कोई ऐसे हों जिनका मान लीजिए बैकग्राउंड नहीं है या फिर आईटी का, या फिर वो 2 दिन ऐसे ही पढ़ लिया या उन्होंने कुछ पढ़ा नहीं, तो फिर मैं नहीं बता सकता, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो पास हो जाते हैं. ठीक है, तो ये अभी जो मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगा ना, ये मैं कई बार पहले भी कर चुका हूँ किसी मॉक में, किसी और लेक्चर्स में. ठीक है, तो लेकिन एक बारी से और हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं. अभी हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम है वो है 25 जनवरी को, है ना. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ठीक है, अगेन यदि कुछ भी इश्यूज़ है, यदि आप ऐप में ही आपको यदि कोई इशू आता है या ऐसे भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है, डाउट है, कुछ भी है, तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, यू कैन ड्रॉप अ मैसेज ऑन दिस नंबर. ठीक है, ये हमारा जो है वो व्हाट्सअप नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉल भी कर सकते हैं आप. ठीक है, तो दिस इज आवर नंबर. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. देखिए, अभी जो एग्ज़ाम हुआ था ना, तो इसमें एक क्वेश्चंस पूछा गया था कि गोपाल कृष्णा कमेटी से रिलेटेड. ठीक है, देखिए गोपाल कृष्णा कमेटी जो है वो आप देखोगे जो हमारे बुक में है, तो गोपाल कृष्णा कमेटी के बारे में जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे 2011 में. ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या था कि जब डिजिटल बैंकिंग का मान लीजिए स्टार्ट हुआ था, डिजिटल बैंकिंग कहे तो जो मान लीजिए मैनुअल से हम लोग ना कंप्यूटर जब यूज़ करने लग गए थे, तो देखा कि गया कि जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, ठीक है, तो ये एक जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो बनता जा रहा है. ठीक है, तो इसको लेकर के ही कि जब आप डिजिटल बैंकिंग करते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या क्या इश्यूज़ आ सकता है. ठीक है, तो उससे ये जो हमारा कमेटी था गोपाल कृष्णा कमेटी, तो इससे रिलेटेड है. ठीक है, और वो 9 एस्पेक्ट क्या क्या है इसको याद रखना है, और एग्ज़ाम में हमेशा जो है वो यही पूछेंगे कि कौन सा पार्ट था, कौन सा पार्ट नहीं था. ठीक है, वो आपसे रिकमेंडेशन डिटेल में बहुत नहीं पूछेंगे. ठीक है, तो ये जो आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे जी गोपाल कृष्णा, ठीक है, तो इन्होंने आईटी चैलेंजेज, आईटी रिलेटेड चैलेंजेज के बारे में बताया था. ठीक है, और ये चैलेंजेज क्या क्या थे, ये 9 ब्रॉड एरियाज जो थे वो थे आईटी गवर्नेंस, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, आईएस ऑडिट, आईटी ऑपरेशंस, आईटी सर्विसेज आउटसोर्सिंग, साइबर फ्रॉड, बीसीपी बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग, कस्टमर अवेयरनेस प्रोग्राम एंड लीगल एस्पेक्ट्स. ठीक है, तो ये 9 जो है ये ब्रॉड एरियाज थे. ठीक है, जिनमें इन्होंने अपना रिपोर्ट जो है वो सबमिट किया था. एक चीज़ और याद रखना है, इट सेड एन ऑफिशियल of the rank of GM, DGM, AGM should be designated as the Chief Information Security Officer. ठीक है, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर. तो इसी कमेटी के रिकमेंडेशन पे जो है वो सीसो स्टार्ट हुआ था. ठीक है, ठीक है, और इसी की तर्ज पे आजकल डेटा ऑफिसर का भी पोस्ट आता है. ठीक है, जो देखता है खास करके जब से DPDP एक्ट आया है.
ठीक है, अभी फुल फोर्स में तो ये आया नहीं है, ऐसे ही दोनों का रिलेशन कुछ भी नहीं है, मतलब बस सीसो मिल रहा था ना इसीलिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बस इस 9 एरियाज को हमें जो है वो याद रखना है हमेशा। नेक्स्ट हमारा क्या है, व्हाट इज फास्ट फ्लक्स। देखिए फास्ट फ्लक्स क्या है, मान लीजिए कि आपका एक साइट आपने आपका डोमेन है abc.com, ठीक है, आपका डोमेन है। तो जनरली क्या होता है आइडियल सिनेरियो में कि आपने एक डोमेन परचेज कर लिया GoDaddy से, आप कहीं से भी कर सकते हो, मान लो GoDaddy से परचेज कर लिया, और एक सर्वर खरीद लिया AWS से, ठीक है। अब सर्वर का IP आपको मिल गया 1 2 3 4। तो अब आप क्या करते हैं, GoDaddy में जा कर के वो MX रिकॉर्ड वहाँ पे चेंज करते हैं ना, txt@ फिर डेटा कन्फिगर करना, सर्वर का IP डाल देते हैं वहाँ पे, बस हो गया। फिर कोई भी यदि ब्राउज़र में ये वाला डिटेल डालेगा तो ये वाला सर्वर पे जो भी कंटेंट है वो वहाँ पे दिखेगा, ये होता है। अब मान लीजिए कि हम कुछ ऐसा करते हैं कि ये वाला जो साइट है ना, मान लीजिए ये गलत साइट है, कुछ गलत काम के लिए आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, ठगने के लिए, चीट फिशिंग कुछ भी। तो हम क्या करते हैं कि इसका ना ये जो IP है, इसका जो सर्वर IP है जहाँ पे ये होस्टेड दिख रहा होगा कि इस सर्वर पे ये डोमेन होस्टेड है, तो ये IP बदलता रहता है, 1 2 3 4 हो गया, फिर 6 7 8 9 हो गया, ऐसे ही 8 7 5 3, मतलब कुछ भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो दैट इज फास्ट फ्लक्स। फास्ट फ्लक्स में क्या होता है कि ये जो सर्वर IP है ना जहाँ पे ये होस्टेड दिख रहा है, मान लीजिए कि abc.com जो हमारे पास इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, ठीक है, उनको लगता है कि abc.com जो है वो कुछ मैलिशियस काम कर रहा है। तो क्या करेंगे कि उन्होंने ट्रेस किया कि abc.com किस पे होस्टेड है, तो देखा कि हाँ ठीक है, ये जो अभी है ये आपको होस्टेड है 1 2 3 4 पे। अब 1 मिनट बाद ही फिर देखा अरे ये कहाँ होस्टेड है, तो ये यहाँ है। एक बार पता चले एक सर्वर IP क्या है, फिर वो पकड़ेंगे, ठीक है। फिर देखा कि ये जो चेंज हो रहा है ना बार बार, आइस का जो सर्वर का IP चेंज हो रहा है, तो दैट इज फास्ट फ्लक्स। तो यही हमारा जो है वो फास्ट फ्लक्स है, ठीक है। देखिए क्या है, फास्ट फ्लक्स इज अ टेक्निक यूज्ड बाय साइबर क्रिमिनल्स टू हाइड मैलिशियस वेबसाइट एंड इट इन्वॉल्व्स constant IP change. The website's IP address keep changing to avoid detection. Botnets uses a network of infected computers to host and hide the malicious site, and purpose commonly used for phishing, malware distribution and botnet operation. Mainly जो चेंज होता रहता है वेबसाइट फास्ट फ्लक्स में यही है, ठीक है। और इसमें यूज़ क्या करते हैं, तो इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स को यूज़ किया और उस पर अपना जो भी साइट है उसको होस्ट करते रहते हैं। पर्पस मेनली है फिशिंग, मैलवेयर डिस्ट्रीब्यूशन, बॉटनेट ऑपरेशंस, या और को भी पोर्नोग्राफी, ये सब जो है मेनली इनका होता है फास्ट फ्लक्स में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज हार्डवेयर टेस्टिंग। हार्डवेयर टेस्टिंग क्या है, तो हार्डवेयर टेस्टिंग नेम से ही लग रहा है कि is the process of checking physical component of computer or electronic device to ensure they work correctly। ठीक है, कि फिजिकल कंपोनेंट जो है कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का जो है वो चेक किया जाता है कि भाई ठीक से काम कर रहा है कि काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो दैट इज हार्डवेयर टेस्टिंग। अब यहाँ पे हम लोग मान लीजिए क्या देखते हैं, क्या चेक करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि फंक्शनैलिटी चेक करेंगे कि सारा पार्ट, प्रोसेसर, रैम, हार्ड ड्राइव वर्क एज इंटेंडेड, मतलब वैसा ही काम कर रहा है कि नहीं जैसा उसे करना चाहिए, ठीक है। चेकिंग इफ न्यूली असेंबल्ड कंप्यूटर पावर्स ऑन और रन्स विदाउट एरर, परफॉर्मेंस मेजर्स स्पीड, इफिशियंसी एंड रिलायबिलिटी अंडर डिफरेंट कंडीशंस, compatibility verifies that different hardware components work together, ड्यूरेबिलिटी टेस्ट हाउ वेल द हार्डवेयर विदस्टैंड वियर एंड टीयर। तो ये सारा जो है हमारा हार्डवेयर टेस्टिंग का जो है वो पार्ट है, ठीक है। नाउ व्हाट इज एन ऑडिट ट्रेल। ऑडिट ट्रेल क्या है, देखिए ट्रेल मतलब समझ लीजिए लॉगिंग एक तरीके से, ठीक है ना, ठीक है। एन ऑडिट ट्रेल इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल एक्टिविटीज एंड चेंजेज मेड टू अ सिस्टम, data or process. Audit trail is a record of all activities and changes made to a system, data or process. It helps track actions step by step, ensuring transparency and accountability. कि मान लीजिए कि ऑडिट ट्रेल क्या है कि जो भी आप मान लीजिए किसी सिस्टम में जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जो भी चेंजेस कर रहे हैं, तो सारा का सारा वो रिकॉर्ड हो रहा है, दैट इज ऑडिट ट्रेल। आप सिस्टम पे कुछ भी करो, आप
प्रोसेसिंग कर रहे हो, डेटा के साथ कुछ कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, कुछ भी एक्टिविटी करोगे तो दैट विल बी रिकॉर्डेड एंड दैट विल बी कॉल्ड ऑडिट ट्रेल. It helps track actions step by step, ensuring transparency and accountability. तो ये हमें जो है वो अकाउंटेबिलिटी को मतलब इस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है. अब मान लीजिए कोई डेटा किसी ने डिलीट कर दिया, जानबूझ करके आपका फाइल डिलीट कर दिया मान लीजिए, तो आप देखोगे ना कौन डिलीट किया, पक्का पक्का है कि उसका इंटेंशन सही नहीं रहा होगा, है ना. तो वहाँ पे ऑडिट ट्रेल आपको हेल्प करेगा. पर्पस क्या है? टू आइडेंटिफाई हु डिड व्हाट व्हेन एंड हाउ इन अ सिस्टम. ठीक है, हु डिड व्हाट व्हेन एंड हाउ. ठीक है, किसने क्या कब और कैसे किया. एग्जाम्पल इन बैंकिंग, एवरी ट्रांजेक्शन इज लॉग्ड इन द सिस्टम्स. इफ देयर इज एन इशू द ऑडिट ट्रेल हेल्प्स इन्वेस्टिगेट, डिटेक्टिंग फ्रॉड और एरर्स, वेरीफाइंग कंप्लायंस विद रेगुलेशंस एंड मॉनिटरिंग यूजर एक्टिविटी. अब आप देखिए कि जैसे मान लीजिए कि कोई ट्रांजेक्शन जो फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन है, मान लीजिए कि इस सिस्टम में आपको पता लगा कि मान लीजिए कोई ट्रांजेक्शन आपके पास आया कि 5 तारीख को इसने 10,000 रुपया, मान लीजिए कि आपको लगा फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन था वो, तो आप चेक करते हैं ना कि किसका PFID था, मतलब किसका ये ID यूज़ हुआ है. ठीक है, किसका ID जो है वहाँ पे उस ट्रांजेक्शन को करने में जो है वो यूज़ हुआ है. ठीक है, तो वो भी ऑडिट ट्रेल ही है. कैसे पता लगाते हैं? तो सिस्टम में आप क्या चेक करते हो? तो लॉग फाइल्स ये सब चेक करते हो ना, उस दिन का जो है वो आप रिपोर्टिंग में चेक करेंगे. ठीक है, ट्रांजेक्शन फाइल्स जो होते हैं, ठीक है, वहाँ पे आप चेक करोगे कि भाई किसका ID है वहाँ पे यूज़ हुआ है उस ट्रांजेक्शन के लिए. तो ऐसे ऑडिट ट्रेल में कि यदि कोई सिस्टम के साथ कुछ चेंज करता है तो मुझे पता लग सकता है कि भाई कौन किया, कब किया, कैसे किया, तो ये पता लग जाएगा. नेक्स्ट है व्हाट इज RFID एंड इट्स एडवांटेज. देखिए RFID क्या है. RFID क्या है ना, ये रेडियो वेव को यूज़ करता है, यूजेज रेडियो वेव्स टू आइडेंटिफाई एंड ट्रैक ऑब्जेक्ट, एनिमल एंड पीपल. मान लीजिए कि मान लीजिए कोई जानवर है, गाय है, तो देखते हैं ना कि गाय के कान पे जो है वो एक येलो कलर का ID लगा रहता है. ठीक है, वो RFID इनेबल्ड भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है. जनरली RFID का यूज जो होता है वो होता है आपको सामान का ट्रैकिंग के लिए. ठीक है, सामान को ट्रैक करना है मान लीजिए, तो उसके लिए वो लोग यूज़ करते हैं कि गोडाउन से सामान निकल रहा है तो आपको जो भी सामान निकल रहा है तो उसको काउंट नहीं करना है, सिस्टम खुद ब खुद ही काउंट हो जाता है. उसके ऊपर एक टैग लगा हुआ है, अब वो बस वो ये जो टैग है, टैग का जैसे जैसे मूवमेंट होगा तो सिस्टम उसको रिकॉर्ड करता रहेगा. लेकिन इसका भी कुछ रेंज होता है कि इस रेंज तक कर सकता है. तो जनरली गोडाउन से बाहर हुआ या गोडाउन में इन हुआ तो वो जो होता है ना, अब कोई बैठ करके सिस्टम में इन नहीं करेगा इतना कार्टन्स आया, इतना कार्टन्स गया, नहीं, वो अपने आप ही जो है वो लॉग होता रहता है. ठीक है, तो RFID क्या है? ए टेक्नोलॉजी यूजेज रेडियो वेव्स टू आइडेंटिफाई एंड ट्रैक्स ऑब्जेक्ट, एनिमल्स और पीपल. RFID सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 मेन कंपोनेंट. अब इसमें क्या क्या रहता है? एक होता है RFID टैग, RFID रीडर एंड बैकएंड सिस्टम. A small device with a microchip and antenna that stores information about the object. जनरली ये RFID जो है वो लगा रहता है आपको जिस सामान को ट्रैक करना है उस सामान के ऊपर में इस टैग को लगा दिया जाता है. RFID रीडर क्या करता है? डिवाइस दैट एमिट्स रेडियो वेव्स and reads the information stored in the RFID tag. A device that emits radio waves and reads the information stored in the RFID tag. RFID tag में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है तो RFID रीडर जो है उसको रीड कर सकता है. ठीक है, और ये इंफॉर्मेशन कैसे जाता है? तो रेडियो वेव्स के थ्रू ही. एंड बैकएंड सिस्टम क्या करेगा? बैकएंड सिस्टम फिर रीडर से जो है वो डेटा लेगा. तो सॉफ्टवेयर और डेटाबेस दैट प्रोसेसेस एंड स्टोर्स द डेटा कलेक्टेड बाय द RFID रीडर. RFID रीडर से जो भी डेटा मिला, RFID टैग कुछ पढ़ के बताया रीडर को कि हम ये देख रहे हैं, ये आ रहा है, ये जा रहा है. अब रीडर क्या करता है? उस डेटा को भेज देता है बैकएंड सिस्टम के पास जहाँ पे उसको प्रोसेस किया जाता है. तो ये 3 कंपोनेंट है. ठीक है, अब हाउ RFID वर्क? द RFID टैग रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम द RFID रीडर एंड द टैग सेंड्स द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन back to the reader. The reader processes the information and sends it to the backend system for the further action. तो RFID जनरली यूज होता है आपको कि ट्रैक करने के लिए, किसी सामान को ट्रैक करने के लिए RFID टैग उसके ऊपर लगा दिया जाता है.
अब टैग का पूरा सिस्टम है उसके बारे में आपको नहीं रखना, ये जो हम लोग देख रहे थे ना ये बहुत ज़रूरी नहीं है हमारे लिए, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कि एंटीना रहता है, रीडर रहता है, ये वो ये नहीं, RFID क्या है बस इतना ही जानना है। अब इसका की एडवांटेज क्या क्या है, तो फास्ट स्कैनिंग, ठीक है, तो कैन रीड मल्टीपल टैग्स एट वंस विदाउट डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट। जैसे बारकोड रीडर के लिए क्या चाहिए, बारकोड रीडर करते हैं ना कि जैसे बारकोड के ऊपर पॉइंट करना पड़ता है उसको तब जाके होता है, तो यहाँ पे लाइन ऑफ साइट लाइन ऑफ एक्शन नहीं है कि एक लाइन में रहे या ऐसा कुछ, ठीक है, वो बस पार करेगा, जैसे मान लीजिए कि मूवमेंट होगा तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा। इंप्रूव्ड इफिशियंसी, ऑटोमेट्स ट्रैकिंग, रिड्यूसिंग मैनुअल वर्क। सिक्योरिटी फीचर, तो कैन इनक्रिप्ट डेटा टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनऑथोराइज्ड एक्सेस। ड्यूरेबिलिटी, तो वर्क इन हार्श एनवायरनमेंट्स अनलाइक बारकोड्स। रियल टाइम डेटा, तो प्रोवाइड इंस्टेंट अपडेट्स ऑन इन्वेंट्री और प्रोडक्ट मूवमेंट, तो यहाँ पर जो है वो एक तरीके से रियल टाइम में जानकारी जो है वो मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, व्हाट इज ISO 27001। देखिए ISO 27001 और एक और क्वेश्चन आया था ISO 14000, ठीक है, तो बस एक चीज़ याद रखना कि किससे रिलेटेड है। ISO 27001 ये रिलेटेड है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड, और ये है हमारा एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, ठीक है, फैमिली ऑफ स्टैंडर्ड्स फोकस्ड ऑन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, तो ये इस दोनों से रिलेटेड है। अब इसको एक बार देख लेते हैं। 27001 जो है ये क्या है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम, इसको याद रखना है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम ISMS 27001। की फीचर ऑफ ISO 27001 का क्या है, तो हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन इंप्लीमेंट, मेंटेन एंड इम्प्रूव इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रैक्टिसेज, आइडेंटिफाइज, असेसेस एंड मिटिगेट्स इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क, includes a comprehensive list of security controls such as access control, data encryption, compliance, ensure compliance with legal and regulatory requirements related to data security, and focus on regularly updating security practices to address new threats। तो ये है क्या कि हमारा जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसको कैसे सिक्योर रखा जाए और हमें क्या क्या जो है वो पैरामीटर को फॉलो करना है, तो 27001 जो है इसके बारे में बताता है, ठीक है। बेनिफिट इसका क्या है, तो प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट डेटा ब्रीचेज एंड साइबर अटैक। यदि आप इसको इंप्लीमेंट करोगे तो साइबर अटैक और डेटा ब्रीचेज आपके ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होगा। बिल्ड कस्टमर ट्रस्ट बाय डिमॉन्स्ट्रेटिंग अ कमिटमेंट टू सिक्योरिटी। अब यदि हम बोलेंगे, कोई ऑर्गेनाइजेशन बोलेगा कि हम जो है वो ISO 27001 कंप्लाइंट है, तो कस्टमर के मन में ट्रस्ट तो होगा, ठीक है। इम्प्रूव्स कंप्लायंस विथ ग्लोबल डेटा प्रोटेक्शन लॉज, ठीक है, तो ग्लोबल डेटा प्रोटेक्शन लॉज जो है उसमें ये जो है उसके कंप्लायंस को इम्प्रूव करता है, ठीक है। GDPR यहाँ पे क्या है कि जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, ठीक है ना, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, ठीक है। तो 27001 ये किससे रिलेटेड है, तो ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है ना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर ISMS। नेक्स्ट हमारा क्या है ISO 14000, तो ये है क्या कि फैमिली ऑफ स्टैंडर्ड्स फोकस्ड ऑन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। इट प्रोवाइड्स गाइडलाइंस टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन मिनिमाइज देयर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एंड कंप्लाई विथ एनवायरमेंटल रेगुलेशन, ठीक है। मान लीजिए कोई यदि कंप्लाइंट होगा तो क्या होगा, उसका कार्बन फुटप्रिंट कम होगा, यही होगा ना, उसका कार्बन फुटप्रिंट जो है वो कम होगा, ठीक है। की फीचर ऑफ ISO 14000 क्या क्या है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन मैनेज देयर एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज सिस्टमैटिकली, ठीक है, कि एनवायरनमेंट के लिए भी तो उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसको सिस्टमेटिकली जो है वो मैनेज करता है। एनवायरनमेंट की जो भी जिम्मेदारी है एनवायरनमेंट के लिए तो उनको वो फुलफिल करेंगे। सस्टेनेबिलिटी, फोकस ऑन रिड्यूसिंग वेस्ट, कंजर्विंग रिसोर्सेज एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबिलिटी, कि ज़्यादा सस्टेनेबल रहे तो कब होगा कि हम कम से कम जो है वो वेस्ट प्रोड्यूस करेंगे, रिसोर्सेज को कंजर्व करेंगे, तभी जाके सस्टेनेबल होगा ना, वो चलता रहेगा। कंप्लाइंस, इंश्योर अडहेरेंस टू इन्वायरमेंटल लॉज एंड रेगुलेशंस। परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, तो इनकरेज कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इन इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंसेज, अपना
मतलब इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचाए। यदि मान लीजिए हम कोई भी कुछ स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, हम कुछ भी स्टार्ट करते हैं, कोई इंडस्ट्री स्टार्ट करते हैं, तो वो इंडस्ट्री जो है वो एनवायरनमेंट को कम से कम जो है वो नुकसान पहुंचाए। ठीक है। बेनिफिट ऑफ ISO 14000 क्या है? तो रिड्यूसेस इन्वायरमेंटल रिस्क एंड कॉस्ट, इंप्रूव्स ब्रांड इमेज बाय डिमॉन्स्ट्रेटिंग इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, आजकल ग्रीन ग्रीन बहुत चल रहा है ना, हर चीज में ग्रीन ग्रीन, ठीक है ना। तो इनहेंस कंप्लाइंस विद इंटरनेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड, तो इंटरनेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड जो है तो उसके साथ कंप्लाइंस जो है उसको इम्प्रूव करता है। एग्जाम्पल, a manufacturing company adopting ISO 14000 reduces its carbon footprint by implementing energy efficient technology and proper waste management practices। आजकल आप देखेंगे कि हम लोग कोई भी सामान लेते हैं तो स्टार लिखते हैं कि 5 स्टार ही चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल कम होगा, ओवरऑल क्या होगा कि कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में जो रिसोर्सेज लगते हैं वो कम लगेगा। यदि कोल से मान लीजिए बिजली बन रहा है, तो आप जानते हैं कि कोल को जब भी जलाया जाता है बिजली तो तभी बनेगा, और उससे क्या है कि इन्वायरमेंटल जो है उसको इन्वायरमेंट को ज़्यादा नुकसान होता है। तो एक इन्वायरमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हम दिखा रहे हैं कि हम जो है एनर्जी इफिशिएंट चीज़ों को ही बाय करेंगे जो एनर्जी का कंजम्पशन कम हो। तो यही है ISO 14000 क्या है कि एक फैमिली ऑफ स्टैंडर्ड है, फोकसेज ऑन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। और 27001 किससे था? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम। व्हाट इज़ DDoS? देखिए, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस क्या होता है? सिंपली मैं बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि एक आपका वेब सर्वर है, ठीक है ना, एक abc.com है, ठीक है, एक abc.com एक आपका पोर्टल है। अब पोर्टल पे ना पर मिनट या पर सेकेंड ये 5 यूज़र को अच्छे से संभाल सकता है। अब मान लीजिए कि अब 5 यूज़र को अच्छे से संभाल सकता है और कोई क्या करता है कि 50 फेक यूजर्स इस पे जो है वो लॉग इन करेगा या इसको एक्सेस करने का ट्राई करेगा, फेक यूजर्स। तो क्या होगा? ये मर जाएगा ना वेबसाइट। जब भी रिजल्ट आता है तो वेबसाइट नहीं देखते हैं, डाउन हो जाता है, अनअवेलेबल हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि अननेसेसरी ट्रैफिक आ रहा है। हो सकता है लेजिटिमेट यूजर्स हो, ठीक है ना। यही आप समझ लो कि जब लेजिटिमेट यूजर नहीं यूज करके, ठीक है, उसको फ्रॉडस्टर जब यूज कर रहे हैं, डिफरेंट प्लेस से इस पे ट्रैफिक ला रहे हैं, तो डेट इज DDoS। साइबर अटैक that overwhelms a server or a network with excessive traffic making it unavailable। खूब सारा ट्रैफिक इस पे भेज दिया और अनअवेलेबल बना दिया लेजिटिमेट यूजर्स के लिए भी। ठीक है। हाउ इट वर्क्स? ए लार्ज नंबर ऑफ डिवाइसेज सेंड फेक रिक्वेस्ट टू द टारगेट, ओवरलोडिंग इट, थाउजेंड ऑफ बॉट्स सेंडिंग ट्रैफिक टू वेबसाइट, अनलिमिटेड क्रैशेस। और क्या हो रहा कि मतलब जो कॉम्प्रोमाइज्ड, थाउजेंड ऑफ बॉट्स मतलब बॉट का यूज़ करके या कॉम्प्रोमाइज्ड कंप्यूटर्स का यूज़ करके, सिस्टम का यूज़ करके फेक ट्रैफिक abc.com पे भेज रहे हैं कि किसी भी तरीके से इसको जो है वो डाउन किया जाए। अब जितना देर डाउन रहेगा वो मान लीजिए सिस्टम, तो जो भी उसके स्टेक होल्डर है, ऑनर्स है, उसको लॉस होगा। और मेन मोटिव यही रहता है कि डाउन रखा जाए। अब टाइप ऑफ DDoS क्या है? तो ये है वॉल्यूमेट्रिक अटैक एंड एप्लीकेशन लेयर अटैक, कंज्यूम्स ऑल बैंडविड्थ। वॉल्यूमेट्रिक अटैक में, एप्लीकेशन लेयर अटैक में कि किसी एक पेज पे वो लोग सारे मतलब किसी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन को टारगेट करेंगे, जैसे लॉगिन पेज को अनअवेलेबल कर देंगे। ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल क्या है कि एन ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट क्रैशिंग ड्यूरिंग अ सेल ड्यू टू DDoS अटैक। लेकिन DDoS अटैक नहीं होता, वो एक्चुअली लेजिटिमेट यूजर्स ही रहते हैं। सारे यूजर्स, अब कोई बोलेगा कि iPhone 15 जो है वो 20,000 का मिल रहा है। अब फ्लिपकार्ट या अमेजन कोई भी कर दे तो पक्का है कि उसका साइट क्रैश करेगा। ठीक है, सब लोग दौड़ पड़ेंगे लेने के लिए, है ना। मतलब एग्जाम्पल था ये। अब प्रिवेंशन नहीं भी क्रैश कर सकता है, मतलब मैं बताने के लिए बोला। प्रिवेंशन क्या है? तो फायरवॉल यूज़ करना है, लोड बैलेंसर यूज़ करना है, तो इससे हम DDoS अटैक को रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज एन ऑडिट चार्टर? ऑडिट चार्टर क्या होता है? एन ऑडिट चार्टर इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट दैट डिफाइंस द स्कोप, ऑब्जेक्टिव, ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन इंटरनल ऑडिट फंक्शन। ऑडिट चार्टर क्या है? ऑडिट चार्टर में एक्चुअली सब कुछ बताया जाता है कि ऑडिट से रिलेटेड आपका स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑथोरिटी आपको कितना है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके क्या है। तो ये सारा ऑडिट चार्टर में डिफाइन होता है। जनरली सीनियर मैनेजमेंट और द बोर्ड है वो इस चार्टर को अप्रूव करते हैं। ठीक है, कि कितने राइट्स मिलेंगे, क्या उनको करना है, तो ये सारा जो है ऑडिट चार्टर में रहता है और दिस इज अप्रूव्ड बाय
सीनियर मैनेजमेंट और बोर्ड। ठीक है, की पॉइंट्स क्या क्या है? तो पर्पस स्टेट्स द गोल्स एंड रोल्स ऑफ द ऑडिट टीम, कि गोल क्या है और रोल क्या ऑडिट टीम का। ठीक है, जैसे वो देखेंगे कि फिनेंशियल रिपोर्ट एक्यूरेट है कि नहीं, बैलेंस शीट वगैरह, है ना। स्पेसिफाइज द पावर टू एक्सेस रिकॉर्ड सिस्टम एंड स्टाफ। ऑडिटर कैन इंस्पेक्ट फिनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, तो है क्या, उनको पावर रहता है कि भाई दे कैन डिमांड एनी रिपोर्ट्स। ठीक है, वो जो है वो डिमांड कर सकते हैं। ठीक है, स्पेसिफाइज द पावर टू एक्सेस रिकॉर्ड्स। अब ऐसा तो नहीं है कि हम उसको बोलेंगे कि हमारा जो CBS है, ठीक है, उसमें तुम्हारा यूज़र ID बना देते हैं हाईएस्ट पावर के साथ, तो ऐसा नहीं होगा। मतलब उनका भी कुछ बाउंड्रीज रहता है, क्या वो मांग सकते हैं क्या नहीं। ठीक है, जनरली दे कैन आस्क फॉर एनीथिंग। डिस्क्राइब व्हाट एरियाज और प्रोसेस विल बी ऑडिटेड। ठीक है, कि वो बताएंगे कि भाई क्या ऑडिट करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, कि आउटलाइंस ड्यूटीज ऑफ द ऑडिट टीम, ऑडिट टीम के ड्यूटीज़ के बारे में जो है बताते हैं। ठीक है, रिपोर्ट फाइंडिंग्स टू मैनेजमेंट, एक बार मिल गया तो बताते हैं कि आपका सिस्टम यहाँ यहाँ इश्यूज़ है आपके सिस्टम में, तो आप जो है वो उसको देखो। ठीक है, तो ये जो है काम होता है किसका, ऑडिटर का। ऑडिट चार्टर में ये सारा चीज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी। अब पता नहीं IT सिक्योरिटी में सेबी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पिछले आया था, ठीक है ना, इस एग्जाम में। देखिए जनरली सेबी का क्या है, कि सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करना, मेनली यही काम है ना। और ये क्या क्या करते हैं, तो प्रोटेक्ट इन्वेस्टर, ठीक है, कि सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स फ्रॉम फ्रॉड, प्रमोट फेयर ट्रेडिंग, इंश्योर मार्केट आर फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, डेवलप मार्केट, इंकरेज इनोवेशन एंड ग्रोथ इन द सिक्योरिटीज मार्केट, रेगुलेट इंटरमीडियरीज, मतलब सुपरवाइज ब्रोकर्स, म्यूचुअल फंड्स एंड अदर मार्केट पार्टिसिपेंट्स, प्रिवेंट माल प्रैक्टिसेज में इनसाइडर ट्रेडिंग को रोका जाता है। अब मान लीजिए कि SBI का शेयर आज चल रहा है, मान लीजिए 750 का। ठीक है, अब हमें पता है कि SBI का ना फिनेंशियल रिजल्ट इस क्वार्टर का अच्छा आएगा। ठीक है, तो इनसाइडर कोई बता दिया हमें आके, तो अब हम क्या करेंगे कि कल खरीद लेंगे SBI का शेयर बहुत सारा। ठीक है, कि अरे इसका तो प्राइस अप होगा ही होगा। तो इनसाइडर ट्रेडिंग है उसको रोकता है। अब मान लीजिए इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है, किसी भी कंपनी का हमें पता है कि उसका कल रिजल्ट आने वाला है और रिजल्ट अच्छा आएगा, तो आप क्या करोगे, उसमें पैसे लगाओगे। ठीक है, तो इसको भी रोकता है, इनसाइडर ट्रेडिंग रोकता है। अब जैसे मान लीजिए कि SBI का जो स्टाफ है वो उसका अपना शेयर नहीं खरीद सकता, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज वो नहीं खरीद सकता है। ठीक है ना, तो ये सब होता है। तो ये काम क्या क्या है सेबी का, तो ये सब काम है। अब इससे हो सकता है कुछ रिलेटेड डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ क्वेश्चंस आ जाए आगे भी। व्हाट इज नॉन रेपुडिएशन? नॉन रेपुडिएशन का क्या मतलब है? नॉन रेपुडिएशन का एक ही मतलब है कि एक बार आपने कोई काम कर लिया तो यू कांट डिनाई। ठीक है, आपने किसी को गलत ईमेल भेज दो, गाली दे दो, सब कुछ कर दो, बाद में बोला अरे मैंने भेजा ही नहीं था वो मेल, आप नहीं कर सकते। तो आप जो नहीं कर सकते ना, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पकड़ लिया जाएगा कि भाई किसके मेल ID से आया, किस IP से आया। अब आप झूठ बोलोगे कि मेरा अकाउंट हैक हो गया था, ठीक है, तो फिर वो सिस्टम किस IP से आ रहा है, पता चला वो IP भी आप ही के नाम पे साइन है। अब बोलोगे वो IP के साथ मतलब वो ना उसको कर लिया था, हैक कर लिया था। ठीक है, समझाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है कि नॉन रेपुडिएशन इंश्योर दैट अ पर्सन और अ सिस्टम कैन नॉट डिनाई परफॉर्मिंग एन एक्शन सच एज अ सेंडिंग मैसेजेस और मेकिंग अ ट्रांजेक्शन, कि कुछ यदि आपने किया है तो आप डिनाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो दैट इज नॉन रेपुडिएशन। पर्पस क्या है? प्रिवेंट फ्रॉड्स एंड डिस्प्यूट इन कम्युनिकेशन और ट्रांजेक्शन। एग्जाम्पल, अ डिजिटल सिग्नेचर प्रूव्स अ पर्सन सेंट एन मेल। डिजिटल सिग्नेचर वेरीफाइज द सेंडर्स identity, logs record actions with timestamp, and e-commerce website records every order to ensure customer cannot deny purchase। कि आप परचेज कर लो, वैसे COD में तो लोग करते हैं, एक बार ले लिया। अब मान लीजिए कि किसी को T-शर्ट लेना है, अब उसे नहीं पता कि उसे स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज क्या आएगा, तो वो सब मंगा लिया COD में। अब मान लीजिए सबसे पहले उसे मिडिल वाला डिलीवर होता है, M मीडियम साइज डिलीवर होता है, और वो मीडियम पहन के दिखता है, उसे फिट आता है। अब उसे क्या करेगा, स्मॉल, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज को ऐसे ही कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो लेकिन ये ऐसे ही है कि मतलब आप कुछ भी करते हो आप डिनाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि
आपके पास कुछ ना कुछ डिजिटल सिग्नेचर है या और भी चीज़ें, उससे पता लग जाएगा। तो नॉन रेपुडिएशन मतलब, यदि मतलब पूछे तो नॉन रेपुडिएशन का एक ही मतलब है कि आप अपने एक्ट को डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है इसका, प्रोवाइड्स अकाउंटेबिलिटी एंड बिल्ड्स ट्रस्ट इन डिजिटल सिस्टम। ठीक है ना, ये जो है वो अकाउंटेबिलिटी को इस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है, ठीक है, और डिजिटल सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, व्हाट इज फिजिकल कंट्रोल? फिजिकल कंट्रोल क्या है? देखिए फिजिकल कंट्रोल क्या है, आप अपने एसेट को ना फिजिकली प्रोटेक्ट करते हो। आप जैसे आपका घर है तो घर में आप सिस्टम रख करके घर को आगे से ताला लगा दीजिए घर में, ठीक है, कुछ फेंसेस लगा दो, नेटवर्क रैक के अंदर में आप सिस्टम को बंद कर लीजिए, आप कार्ड दे दीजिए एम्प्लॉय को एक्सेस करने के लिए, तो ये सब फिजिकल कंट्रोल में आएगा। लेकिन नहीं, पासवर्ड या आप ये करते हो तो वो नहीं आएगा इसमें, ये फिजिकल कंट्रोल में जो है वो नहीं आता है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यदि आप करते हो कि OTP वाला कर दिए या गूगल ऑथेंटिकेटर इस्तेमाल कर लिए, यूज़ कर लिया या कुछ भी, तो तब वो नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो फिजिकल कंट्रोल मतलब जो फिजिकली एग्जिस्ट करता हो, तो जैसे लॉक्स एंड एक्सेस कार्ड, सर्वेलेंस कैमराज, सिक्योरिटी गार्ड्स, फायर सेफ्टी सिस्टम, बैरियर्स एंड फेंसेस, तो ये सब हमारा जो है वो आता है किसमें, फिजिकल कंट्रोल में। ठीक है, तो फिजिकल कंट्रोल इन्वॉल्व्स प्रोटेक्टिंग एसेट्स, फैसिलिटीज एंड पीपल थ्रू फिजिकल मेजर्स। तो लॉक्स एंड एक्सेस कार्ड, तो रिस्ट्रिक्ट एंट्री टू सेंसिटिव एरियाज हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। एम्प्लॉयज नीड एन ID कार्ड टू इंटर द सर्वर रूम। मॉनिटर एक्टिविटीज टू डिटर थेफ्ट और अनऑथोराइज्ड एक्सेस। प्रोवाइड ह्यूमन सुपरविजन। प्रोटेक्ट अगेंस्ट हैजार्डस लाइक फायर्स। प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड फिजिकल एंट्री। तो ये सब जो है वो फिजिकल कंट्रोल का जो है वो एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है कि व्हाट इज एडवेयर। ठीक है, एडवेयर जो है वो क्या है, देखिए एडवेयर क्या है कि टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट डिस्प्लेज एडवर्टाइजमेंट्स टू यूजर ऑफन विदाउट देयर कंसेंट, परमिशन। इट कैन बी एनवाइंग एंड समटाइम हार्मफुल। क्या है, मान लीजिए कि abc.com एक वेबसाइट है, आप विजिट करने गए, आप कोई भी सा भी लिंक क्लिक कर रहे हो, हर लिंक पे जो है कुछ ना कुछ ओपन हो जा रहा है और एडवर्टाइज कर रहा है। ठीक है, तो है क्या कि जिसने भी उस एडवर्टाइज को वहाँ इंटीग्रेट कर रखा है तो हर क्लिक का उसे पैसा मिल जाएगा, है ना। तो जनरली एडवेयर है क्या कि आपके कंसेंट के बिना आपको जो है वो एडवर्टाइज दिखाया जा रहा है। ठीक है, और ये होता है कैसे, तो विद द हेल्प ऑफ अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड एडवेयर। अब इसका पर्पस क्या है, तो जनरेट रेवेन्यू फॉर डेवलपर्स बाय शोइंग एड्स, ए फ्री ऐप शोइंग पॉपअप्स एड टू इट्स यूजर। और हर ऐप का यही कहानी है कि जब आप ऐप लेंगे तो एडवर्टाइज आपको मिलेगा। आप जैसे यूट्यूब में ही आप देखिए, लेकिन यूट्यूब चलिए वो अलग है, थोड़ा लेजिटिमेट है वो, ठीक है, उसको हटाते हैं ऐप में, और फिर वो बोलेगा क्या इसका प्रो वर्जन लीजिए तो आपको जो है पैसा नहीं एक्स्ट्रा लगेगा। हाउ इट वर्क, तो इंस्टॉल ऑन डिवाइसेस थ्रू फ्री डाउनलोड्स और अटैचमेंट। यदि कोई फ्री का चीज़ आप टोरेंट से या और कहीं से भी आप लोगे तो उसके साथ ही ये अपने आप ही आ जाता है। रिस्क क्या है, तो आपका डिवाइस स्लो डाउन हो जाएगा और ये हमें आपको बार बार क्या करेगा कि आप कुछ भी क्लिक करेंगे और ये आपको ले जाएगा मैलिशियस वेबसाइट्स के ऊपर। प्रिवेंशन क्या है, यूज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड डाउनलोड्स ओनली फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्स। यूज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड डाउनलोड ओनली फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्स। ठीक है, कि इसका प्रिवेंशन क्या है कि आप जो है वो एंटीवायरस का यूज़ करिए और कुछ भी आपको डाउनलोड करना होता है तो ट्रस्टेड सोर्स से ही उसको डाउनलोड करिए। फ्री, अवॉइडिंग फ्री सॉफ्टवेयर फ्रॉम अननोन वेबसाइट्स, तो उसको अवॉइड करना है। तो ये हो गया हमारा एडवेयर। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज एस्काडा सिस्टम। एस्काडा मतलब हो गया सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। देखिए एस्काडा सिस्टम क्या है ना, किसी भी देश के इकोनॉमी के लिए जो क्रिटिकल सिस्टम है, क्रिटिकल मतलब जो उसके इकोनॉमी के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे पावर प्लांट हो गए, ठीक है ना, पावर प्लांट इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसका जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स है वो हो गया, तो उसको चलाने के लिए या चलाए रखने के लिए, ठीक है, कंटिन्यूअस चलता रहे, तो
उसके लिए हम लोग SCADA यूज़ करते हैं। जस्ट सिस्टम यूज टू मॉनिटर एंड कंट्रोल क्रिटिकल सिस्टम लाइक पावर प्लांट, वाटर सप्लाई एंड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो मॉनिटर और कंट्रोल के लिए जो है वो SCADA का यूज़ होता है। अब SCADA में ना 3 चीज़ें होती है, सेंसर, कंट्रोलर्स एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क। सेंसर क्या करता है, तो डेटा मेजर किया, टेम्परेचर या प्रेशर। कंट्रोलर क्या किया कि डेटा को प्रोसेस किया और कमांड सेंड करता है। कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या है, तो ट्रांसमिट डेटा बिटवीन कंपोनेंट विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क। एग्जाम्पल के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स यूजेज SCADA टू मॉनिटर वाटर क्वालिटी एंड एडजस्ट केमिकल लेवल्स ऑटोमेटिकली। केमिकल लेवल्स को ऑटोमेटिकली जो है वो एडजस्ट करता है। तो दिस इज हेल्प ऑफ SCADA। तो SCADA सिंपली क्या है, जो क्रिटिकल जो हमारा सिस्टम्स है जैसे पावर प्लांट, वाटर सप्लाई, ट्रांसपोर्ट, तो उसके मॉनिटर और कंट्रोलिंग के लिए इसका यूज किया जाता है, दैट इज SCADA। नेक्स्ट हमारा क्या है, व्हाट इज हार्डवेयर पॉलिसी। हार्डवेयर पॉलिसी क्या है कि इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉर मैनेजिंग, यूजिंग एंड मेंटेनिंग हार्डवेयर विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉर मैनेजिंग, यूजिंग एंड मेंटेनिंग हार्डवेयर। ठीक है, मैनेज, यूज और मेंटेन करना हार्डवेयर को विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। पर्पस क्या है, इंश्योर प्रॉपर यूज, सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ हार्डवेयर। और कंटेंट्स इसमें क्या क्या, एक्विजिशन, यूजेज, मेंटेनेंस एंड डिस्पोजल। एक्चुअली ऐसा ही नहीं होता है कि खरीदते हैं, फिर कुछ दिन यूज़ किए, फिर यूज़ करने टाइम में AMC देते हैं ना, अंत में ई वेस्ट में चला जाता है। तो ये इसका भी लाइफ साइकिल हार्डवेयर का ऐसा ही होता है। और हर ऑर्गेनाइजेशन में हार्डवेयर लाइफ साइकिल मैनेजमेंट पोर्टल एक तरीके का होता है ना, कि सिस्टम कब आया, यूजेबल लाइफ मान लीजिए 5 साल है, 5 साल यूज़ किए, फिर उसको डिस्पोज कर देना है। इंपॉर्टेंस, प्रिवेंट मिसयूज, रिड्यूस डाउन टाइम एंड प्रोटेक्ट सेंसिटिव डेटा। ये जो है इसका मेन इम्पॉर्टेंट है। ये हार्डवेयर मॉनिटरिंग जो हमारा हार्डवेयर पॉलिसी है, इससे हम ये अचीव करते हैं। व्हाट इज ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन क्या है, एक बात बताओ, आपका जो abc.com एक वेबसाइट है, इसका एडमिन है XYZ। अब क्या है कि जब एडमिन abc.com का एडमिन यूज़ हो रहा है, एडमिन पोर्टल यूज़ हो रहा है, तो हर बार पोर्टल जो है वो देखेगा ना कि भाई XYZ ही आ रहा है या कोई और आ रहा है। कैसे पहचानेगा, तो एडमिन पोर्टल के टाइम में XYZ को दिया होगा ना कि भाई तेरा यूज़र ID ये है, पासवर्ड ये है, तो जब भी वो यूज़र ID पासवर्ड से इसे ओपन करेगा, पहचान जाएगा ये XYZ है। ऑथेंटिकेशन मतलब क्या हुआ कि हमें इंश्योर करना है कि लेजिटिमेट यूजर्स जो है वही जो है वो यूज कर रहा है सिस्टम को। ऑथेंटिकेशन मतलब पहचानना, ऑथेंटिकेट करना। X है, Y है, ABC है, इसको कैसे आप करोगे, पहचानोगे कैसे, तो इसी को बोलते हैं ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेट करना मतलब वेरीफाइज द आइडेंटिटी of a user or a system to ensure it is legitimate. Verifies the identity of a user or system to ensure it is legitimate. ठीक है, की पॉइंट क्या क्या है, पर्पस क्या है, तो इंश्योर ओनली ऑथोराइज्ड पीपल और सिस्टम कैन एक्सेस रिसोर्स, लॉगिंग इनटू योर ईमेल यूजिंग अ यूजर नेम और पासवर्ड, जिसका है वही यूज करेगा। ये वाला ना, इसमें से क्वेश्चन आता है, पता है, टाइप्स ऑफ ऑथेंटिकेशन, ये हमेशा याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है ये। समथिंग यू नो, जैसे पासवर्ड और पिन, समथिंग यू हैव, सिक्योरिटी टोकन्स, OTP, समथिंग यू आर, जो बायोमेट्रिक डेटा आपका है, आईडीज, फिंगरप्रिंट्स, ये सब आपके हो गया। तो यू नो, यू हैव, यू आर, यू नो, यू हैव, यू आर। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल जो है ऑथेंटिकेशन का, तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। इंपॉर्टेंस क्या है, प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड एक्सेस एंड प्रोटेक्ट सेंसिटिव डेटा। ऑथेंटिकेशन नहीं करेंगे तो क्या होगा, अनऑथराइज्ड एक्सेस होगा। तो करते क्यों है, तो अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्या है, डिफरेंट IT सिक्योरिटी पॉलिसीज। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो सिक्योरिटी पॉलिसीज होते हैं डिफरेंट, तो क्या सब हो सकता है, बस मैं नाम लिखा हूँ यहाँ पे, आप एक बार देख लीजिए। एक्सेप्टेबल यूज पॉलिसी, हाउ एम्प्लॉय कैन यूज IT रिसोर्सेज। एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी, तो हु कैन एक्सेस स्पेसिफिक डेटा और सिस्टम। इंसिडेंट रेस्पॉन्स पॉलिसी, कि कोई यदि सिक्योरिटी ब्रीचेज या कुछ होता है तो उसको कैसे करेंगे, जैसे आप एग्जाम्पल के CCMP प्लान, साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान होता है ना, ठीक है। डेटा बैकअप पॉलिसी क्या है, पासवर्ड पॉलिसी, सेट रूल्स फॉर क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग सिक्योर पासवर्ड। मोबाइल डिवाइस पॉलिसी, गाइडलाइंस फॉर यूजिंग पर्सनल डिवाइस एट वर्क, मोबाइल डिवाइस पॉलिसी, ठीक है। गाइडलाइंस फॉर यूजिंग पर्सनल, जैसे ना ये BYOD, ब्रिंग योर ऑन डिवाइस वाला जो था, ठीक है।
हमने पढ़ा था कहीं पे BYOD, ठीक है। इससे इसका मतलब नहीं है जैसे आजकल है ना कि आदमी अपना सिस्टम लेके आता है कि दे आर मोर कंफर्टेबल ऑन देयर ओन सिस्टम, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होता है ये सब, ठीक है। BYOD का इससे कोई लेना देना नहीं है। मोबाइल डिवाइस पॉलिसी कि आपका पर्सनल डिवाइसेस को जो है वो कैसे यूज़ करना है। डिजास्टर रिकवरी पॉलिसी तो रिस्टोरिंग ऑपरेशन आफ्टर एन इंसिडेंट, तो ये सारा पॉलिसी जो है वो हमारा होता है IT सिक्योरिटी पॉलिसीज में, ये सारे पॉलिसीज आते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायरवॉल। तो देखिए फायरवॉल तो आप लोग जानते ही हो क्या होता है कि इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को जो है ये क्या करता है, तो एक तरीके से स्कैन करता है। तो एक हो गया पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल, प्रॉक्सी फायरवॉल, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। पैकेट फिल्टरिंग में क्या करता है, इंडिविजुअल डेटा पैकेट को जो है ये एनालाइज करता है बेस्ड ऑन IP पोर्ट एंड प्रोटोकॉल, ठीक है। स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल क्या करता है, तो ये ना monitors the state of connections and allows packet part of valid session। अब मान लो कि दो सिस्टम है, ठीक है, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। सर्टेन टाइम कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है और लॉस्ट होने से पहले इसने डेटा भेजा और इधर कनेक्शन ब्रेक हो गया। तो अब जब यहाँ गया, मान लीजिए यहाँ पे फायरवॉल है, तो वो देखेगा कि जिस सिस्टम से ये आ रहा है क्या वो पैकेट जो है वो पार्ट ऑफ वैलिड सेशन है कि नहीं। यदि लगेगा नहीं सेशन वैलिड नहीं था तो वो उसको अलाउ नहीं करेगा। प्रॉक्सी फायरवॉल क्या है, एक्ट्स एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन यूजर एंड द इंटरनेट, मास्किंग इंटरनल नेटवर्किंग डिटेल्स। इंटरनल नेटवर्किंग डिटेल्स को मास्क कर देता है आगे के लिए। और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉक्सी फायरवॉल का यूज जो है वो होता है। इवन ब्रांचेज में भी, मतलब बैंक्स में भी हम लोग प्रॉक्सी का यूज़ करते हैं ना, प्रॉक्सी सॉल्यूशंस का, कि अब जैसे इंटरनेट साइट्स है और CBS में एक्सेस देना है तो हम लोग प्रॉक्सी सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल तो कंबाइंस ट्रेडिशनल फायरवॉल फंक्शन विथ एडवांस फीचर लाइक इंट्रूजन डिटेक्शन, डीप पैकेट इंस्पेक्शन एंड एप्लीकेशन कंट्रोल। तो कंबाइंस ट्रेडिशनल फायरवॉल फंक्शंस विथ एडवांस फीचर लाइक इंट्रूजन डिटेक्शन, डीप पैकेट इंस्पेक्शन एंड एप्लीकेशन कंट्रोल। मतलब जो मतलब और एडवांस फैसिलिटीज़ के साथ आते हैं। जो पुराना जो हमारा है, ठीक है, उसके साथ जो ट्रेडिशनल और जो एडवांस फीचर्स है दोनों को ऐड करके जो फायरवॉल है वो है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। ब्लॉकिंग एक्सेस टू सोशल मीडिया ड्यूरिंग वर्क आवर्स, तो अपने आप ही कर देगा ये, वर्क आवर्स के बाद से अलाउ करे तो स्मार्ट होता है ये। तो दिस इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायरवॉल। तो ये सारे क्वेश्चंस थे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। ये सब मुझे लगा तो मैंने इसको यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है। और जो भी हमने ऐप पे अपडेट किया है ना, तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट टू पास द एग्जामिनेशन, ठीक है। यदि आप सिर्फ हमारा चैप्टर वाइज वीडियोस जो हमारा है लेक्चर उसको कर लेते हो और वीडियो मार्क्स टोटल 25 के आसपास है उसको कर लेते हो, MCQ सेट तो वहाँ पे 100+ हैं या 150 के आसपास होंगे, ठीक है, वो भी करना नहीं। एक बार वीडियो वाला सारा चीज़ कर लो, एक बार चैप्टर देख लीजिए, चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर्स को देख लीजिए और उसके बाद मॉक्स को देख लीजिए रिकॉर्ड क्वेश्चंस के फॉर्म में या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के फॉर्म में, उस सब को देख लीजिए। और एक बार MCQ ऑफिस में भी बैठ के मार सकते हो MCQs, तो ठीक है, उसको प्रैक्टिस करते रहिए, यू विल ईजिली गेट 60+, ठीक है ना। 5 दिन पढ़िए, 2 4 5 दिन 10 दिन भी पढ़ेंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। साहब मतलब IT सिक्योरिटी इज नॉट दैट मच टफ, ठीक है। तो चलिए इसको यहीं पे आज कंप्लीट करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यदि आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। और एक बात कि आप लोगों को कुछ भी यदि पसंद नहीं आता हो, लगता है मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, मैं सही से डिटेलिंग नहीं कर रहा हूँ या कुछ भी, तो आप मुझे प्लीज़ बताइए, लेकिन बी स्पेसिफिकली बताइएगा कि ये आप यहाँ पे मतलब ठीक से नहीं किया, तो सो दैट कि आई विल इम्प्रूव द क्वालिटी, बिकॉज देर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ इम्प्रूविंग ना, ठीक है। वो आप बताओगे तभी पता चलेगा। ये हमारा नंबर है, तो कुछ भी है तो आप हमें यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है।